पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ऑप्शन है राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र या शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शासन व्यवस्था अज्ञात है। दोस्तों, हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, लेकिन यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी, और इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि ये लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग यानी व्यापारियों के अल्पतंत्र के हाथ में था। लेकिन ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। अगला प्रश्न है कि शासनकाल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो सही उत्तर हड़प्पा काल। मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा काल से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों और मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। ये हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्निवेदियाँ अथवा अग्निकुंड पाए गए थे, और सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर सुरकोटदा से। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है, और सुरकोटदा की खोज 1964 में J.P. जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी यानी J.P. जोशी ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलावीरा का नगर आयताकार था। ये नगर 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। धौलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय है, और धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। अगला प्रश्न है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर है धौलावीरा। दोस्तों, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले के विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, 3 द्विशव समाधि, हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास, विशाल स्नानागार, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, ये साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन है नवपाषाणिक, प्राक हड़प्पी ग्रामीण संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति या उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो सही उत्तर विकसित हड़प्पा संस्कृति से प्रथम चरण के जमाव मिले हैं। धौला का अर्थ सफ़ेद और वीरा का अर्थ कुआं होता है, जिसके आधार पर इसका नाम धौलावीरा पड़ा। धौलावीरा के टीलों की खोज 1967-68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के J.P. जोशी को है। ज्ञातव्य है कि धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा में अनेक जलाशयों के प्रमाण हैं। त्रिस्तरीय नगर योजना और निर्माण में पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर
पाई गई है, आपको बताना है। चन्हूदड़ो, रोपड़, दायमाबाद या धौलावीरा? तो सही उत्तर धौलावीरा है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल या ऐतिहासिक काल? तो सही उत्तर आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हों, जिसमें मानव सभ्य बन गया था, ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। और जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हो, किंतु या तो वे अपुष्ट हों या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा या नौका घाट का साक्ष्य मिला है। इस गोदीबाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे। लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र बना मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। अगला प्रश्न है, नौदा टोली एरन और नागदा की मालवा संस्कृति 1700-1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हड़प्पा पश्चात। दोस्तों, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ और इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक कहा जाता है। इसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है। अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। नौदा टोली एरन और नागदा की मालवा संस्कृति 1700-1200 ईसा पूर्व है, जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका काल परवर्ती हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तांबे की कुछ वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में शामिल हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा हाथ रथी। दायमाबाद के उत्तर हड़प्पा के बाद से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। दायमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होते थे। दायमाबाद से एक कुत्ते, कुबरदार साड़ की मृण मूर्तियाँ और रथ चलाते हुए मनुष्य, साड़ गैड़े हाथी की आकृति तांबे के हैं। दायमाबाद के प्रथम कालखंड से बस्तियों के बीच ही शवाधान मिले हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे क्या कहते थे? तो सही उत्तर है सिंडन। याद रखिएगा, सबसे पहले कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था और यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार और रागी तथा सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा और कहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार और सोरघम के प्रमाण मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? चन्हूदड़ो, मकरान, मांडा या शोरतुघई? तो सही उत्तर शोरतुघई। दोस्तों, शोरतुघई हड़प्पाई स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगान में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर दायमाबाद है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? तो सही उत्तर तमिलनाडु में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं।
आप देख सकते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। रोपड़ पंजाब में स्थित हड़प्पाई स्थल है और रंगपुर तथा लोथल ये गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट सही है। लोथल बी.के. थापर सही नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। सुरकोटदा जे.पी. जोशी सही है। दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने, सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी ने कराया, जबकि लोथल का उत्खनन वी.के. थापर ने नहीं बल्कि एस.आर. राव ने कराया था। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हड़प्पा गोदीवाड़ा गलत है। लोथल मंदिर नुमा संरचना गलत है। सुरकोटदा घोड़े के अवशेष सही है। मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान यच सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी केवल आपका सही सुमेलित है। सुरकोटदा जो है यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। ये नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नाप तौल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ, आपको बताना है। तो सही उत्तर सिंधु सभ्यता से। नाप तौल का आरंभ भारत में सिंधु सभ्यता से हुआ। इस काल में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पल्लड़े मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार आदि प्रकार के मिले हैं। और हड़प्पा स्थल लोथल तथा मोहनजोदड़ो से, लोथल से हाथी दांत और मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित एक पैमाना मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। हड़प्पावासी सामान्यतः घरेलू प्रयोग में मिट्टी के बर्तन जो अच्छी तरह पकाए गए होते थे उसमें चित्रांकित कलाकृतियाँ बनी होती थीं। इसको ये बहुतायत में प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से होता है। अगला प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनावली से या दौलतपुर से। तो सही उत्तर भगवानपुरा से। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई परवर्ती हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के परवर्ती हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं उनमें आकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर अवशेषों में सम्मिश्रित पाए गए हैं। और रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में जो है हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे और अधिकांश परवर्ती हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य मिला है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, सोनेगांव और इनाम गांव हैं। दायमाबाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के आद्य ऐतिहासिक जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है। यह सबसे आरंभिक काल के ऐसे सांस्कृतिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है, विशेषतः उसके परवर्ती चरण का जो पश्चिमी भारत में पाया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित हैं, आपको बताना है। गार्डन विदेशी आक्रमण सही है। ऑरल स्टेन जलवायुगत परिवर्तन सही है। डैलेस भौगोलिक घटनाक्रम सही है। और वी.एन. मिश्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो ये चारों ही जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और दिए गए तथ्यों में सभी सुमेलित हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चन्हूदड़ो और एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है।
व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। अमेरिकी इतिहासकार U.R. कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। और रूसी विद्वान M. दिमित्रेव अदृश्य गाज यानी भौतिक रासायनिक विस्फोट को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने किया। सर जॉन मार्शल और SR राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। BV लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगरीकरण का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था? तो सही उत्तर N.N. घोष। N.N. घोष यानी A.N. घोष यानी अमलानंद घोष और एलिस्टाइन आदि विद्वानों का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन से नदियां सूख गई और सिंधु नगरों का विनाश हो गया। इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी बरसात होती थी। इन क्षेत्रों में घने वन थे। वनों की कटाई से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हुए। KUR कैनेडी का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुआ। GF डेल्स का कहना था कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, कृष्ण, वरुण या विष्णु? तो सही उत्तर पशुपति। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके बाईं तरफ एक हाथी और बाघ, दाहिनी तरफ एक गैंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन है, देखिए, आद्य रूप शिव। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आद्य रूप शिव, मातृ देवी, पीपल या विष्णु? तो सही उत्तर है विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि धार्मिक विचारधारा में मातृ देवी, पुरुष देवता, आद्य रूप शिव, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक पीपल, पशु आदि की पूजा होती थी, जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? आपको बताना है। सिंधु काल, वैदिक काल, संगम काल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है स्वास्तिक प्रतीक का उदय सिंधु काल में हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, चित्रकारी, मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। ये हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा, उत्तर वैदिक, मौर्य या शुंग कुषाण? तो सही उत्तर शैव धर्म का प्रारंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। शिव से संबद्ध धर्म को शैव कहा जाता है। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सिंधु सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण और 3 मुख हैं। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अनेक स्थलों से कई शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं। इससे सूचित होता है कि ये भारत का प्राचीनतम धर्म है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी यानी पुरोहित का चित्र है। पुरुष के बाईं ओर चीता और हाथी तथा दाहिनी ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने कराई थी। इस स्थल से बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार आदि प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं।
अगला प्रश्न है कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी, आपको बताना है। सोना, चांदी, तांबा या लोहा, तो सही उत्तर लोहा। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? सोना, चांदी, तांबा या कांसा, तो सही उत्तर है सोना। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सागरवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। अगला प्रश्न है सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? ऑप्शन है आपके गेहूं और चावल, गेहूं और जौ, चावल और जौ या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का ज्ञान था। बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वो क्या हैं? तो उत्तर है गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती का प्रारंभ किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई। गेहूं यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ गेहूं की 2 प्रजातियाँ ट्रिटिकम कम्पेक्टस तथा स्फोरोकोकम उगाई जाती थीं, जिसकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? तो यहाँ पर आप देखिए क्लोराइट, गेहूं, लेपीज लाजुली या फिरोजा, तो सही उत्तर गेहूं। सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्लोराइट और लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था, लेकिन गेहूं के आयात की कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों द्वारा नहीं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन या क्रीट की सभ्यता, तो सही उत्तर है चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थे। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है पर अनेक रूपता है। सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधो जैसी सभ्यता में बर्तन, मोहर और चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधो आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधनों जैसे हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया या मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट सभ्यताओं से कोई न कोई संबंध था, चाहे वो व्यापारिक संबंध ही रहा हो। अगला प्रश्न और सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? ऑप्शन है पट्टन, हट्टिका, नगरम या मंडपिका, तो सही उत्तर है हट्टिका। प्राचीन भारत में हाट या बाजार शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। ये बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है, जो नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय और स्थान पहले से ही निर्धारित होता था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए।